वो शख्स जो जीरो से हीरो बना और फिर दोबारा जीरो हो गया। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में अरूज और जवाल की कठिन मंजिलों को तय किया। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में 10 हैरत अंगेज और शॉक कर देने वाले फैक्ट्स बताऊंगा, जिसमें नेपोलियन के अरूज और जवाल की दास्तान भी शामिल है। नंबर 10। नेपोलियन एक बहुत तजर्बाकार और आला पाए का जंगजू था। उसके अंदर कुदरती तौर पर ही हर मैदान में अव्वल आने की धुन मौजूद थी। शायद यही वजह थी कि वो शतरंज का बहुत शौकीन और एक बेहतरीन खिलाड़ी था। शतरंज में उसकी महारत का ये आलम था कि उसने किसी भी खिलाड़ी को चैलेंज देकर कभी शिकस्त नहीं खाई थी। 1809 में नेपोलियन ने उस वक्त की मशहूर जमाना चेस मशीन, जिसका नाम दी टर्क था, वो बाजी खेलने का चैलेंज दिया। द टर्क असल में लेट 18th सेंचुरी में बनाया गया एक गैजेट था, जो बज़ाहिर तो चेस खेलने वाली एक ऑटोमेटिक मशीन जैसा नजर आता था, लेकिन दर हकीकत उसके अंदर चेस का एक माहिर खिलाड़ी बैठकर कॉम्प्लेक्स मिरर सिस्टम के जरिए गेम को कंट्रोल करता था। जब नेपोलियन का मुकाबला दी टर्क से हुआ तो हैरत अंगेज तौर पर उस मशीन ने नेपोलियन को हर चाल में आउट क्लास करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए नेपोलियन ने एक इल्लीगल चाल चली, जिसे द टर्क ने अपने मिरर के जरिए भांप लिया और नेपोलियन के सारे मोहरों को गलत चाल चलने की सजा के तौर पर गिरा दिया। इस तरह यह बाजी दोबारा शुरू की गई, जिसमें नेपोलियन एक मर्तबा फिर द टर्क के हाथों बुरी तरह हार गया। ये शतरंज की किसी भी चैलेंज गेम में नेपोलियन की पहली शिकस्त थी। नंबर 9। नेपोलियन भी सिकंदर आजम की तरह दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत बनाने का इरादा रखता था। अपने इसी ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए नेपोलियन ने नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। 1799 में नेपोलियन ने लुजियाना और इससे मुंसलिक इलाकों की मलकियत भी संभाल ली थी। अहम हेशियन रेवोल्यूशन के नतीजे में फ्रांस में आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से नेपोलियन ने नॉर्थ अमेरिका में मौजूद तमाम फ्रांसीसी टेरिटरीज से दस्तबरदार होने का इरादा किया। इस ज़िमन में यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस के साथ इन इलाकों के बारे में बातचीत करने के लिए आगे आया। हैरानकुन तौर पर नेपोलियन ने नॉर्थ अमेरिका में मौजूद अपने तमाम इलाके $15 मिलियन में यूएस को देने की पेशकश को कबूल कर लिया। ये 500 मिलियन एकड़ जमीन बनती थी और इस लिहाज से इस लैंड की कीमत सिर्फ 3 सेंट्स पर एकड़ लगाई गई थी। दूसरे अल्फाज में यूएस ने नेपोलियन के जरिए फ्रांस से ये इलाके तकरीबन मुफ्त हासिल कर लिए थे। नंबर 8। नेपोलियन जंगजू होने के साथ साथ रोमानवी मिजाज भी रखता था और उसे अपनी जिंदगी में कई नाकाम रिलेशनशिप्स का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके हर नाकाम रिलेशनशिप में अपनी बीवियों को लिखे जाने वाले कई लव लेटर्स की कलेक्शन मिलती है। नेपोलियन ने एक रोमांटिक नॉवल भी लिखा था, जो दर हकीकत उसकी अपनी एक साबका मंगेतर क्लैरी के साथ नाकाम रिलेशनशिप की कहानी थी। क्लैरी बाद स्वीडन की मलिका बनी थी। ये नॉवल अदबी हलकों में ज्यादा पजीराई हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था।
नंबर 7, नेपोलियन, जो कि फ्रांस की तारीख का सबसे लेजेंडरी बादशाह माना जाता है, दरअसल इटालियन था। नेपोलियन की फैमिली का ताल्लुक कोर्सिका आइलैंड से था, जो इटली के जेर इंतजाम आता था। 1769 में फ्रांस ने यह आइलैंड इटली के अगेंस्ट फतह किया था और इसी साल नेपोलियन की पैदाइश भी हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम भी असल में इटालियन एक्सेंट में रखा गया था, जो कि 9 साल की उम्र में उसके स्कूल में तब्दील किया गया था, जिसकी वजह भी यही थी कि उसके स्कूल को फ्रेंच इंतजामिया चला रही थी। नंबर 6, नेपोलियन के अरूज और जवाल की दास्तान का खुलासा कैथोलिक चर्च के जिक्र के बगैर नहीं किया जा सकता। 1801 में नेपोलियन ने एक बादशाही हुक्मनामे के जरिए फ्रांस में कैथोलिक चर्च की पावर को बहाल करने का ऑर्डर जारी किया। इसी हुक्मनामे में फ्रांस और इसकी टेरिटरीज में मौजूद तमाम प्रोटेस्टेंट चर्चेस को भी आइंदा रोमन कैथोलिक के तौर पर फाल करने का ऑर्डर था। नेपोलियन की ताजपोशी की तकरीब में पोप पायस VII को मदऊ किया गया था। पोप पायस का ताल्लुक प्रोटेस्टेंट फिरके से था और लेजेंड्स के मुताबिक जब पोप पायस ताजपोशी की तकरीब के दौरान ताज उठाने के लिए आगे बढ़े थे, तो नेपोलियन ने उनके ताज को हाथ लगाने से कबल तलवार से ताज उठाकर अपने सर पर रख लिया था। इतनी बड़ी और अहम तकरीब में इस तरह प्रोटेस्टेंट फिरके को डिसग्रेस किया गया था। नंबर 5, नेपोलियन की चहेती मलिका जोसेफीन को कुदरत ने खैरा कर देने वाले हुस्न से नवाजा था। जोसेफीन नेपोलियन से शादी के वक्त विडो और 2 बच्चों की मां थी। 1796 में जब नेपोलियन एक जंगी मार्के पर पेरिस से बाहर था, तो जोसेफीन का अफेयर एक फ्रेंच फौजी के साथ शुरू हो गया था। यह खबर कुछ जराए से नेपोलियन तक पहुंच गई और नेपोलियन ने इस मामले के मुतालिक अपने भाई को खत लिखा। नेपोलियन का यह खत एक ब्रिटिश अखबारी नुमाइंदे के हाथ लग गया था, जिसने इसके मतन में मजीद तब्दीली करते हुए इस खत को एक अखबार में पब्लिश कर दिया था। बाद-अज़ां नेपोलियन और जोसेफीन की डाइवोर्स हो गई थी, जिसकी वजह भी इस खत का पब्लिक हो जाना ही था। नंबर 4, नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान फ्रेंच आर्मी में खाने की प्रिजर्वेशन को लेकर काफी तशवीश पाई जा रही थी। फ्रेंच मिलिट्री ने खाने को प्रिजर्व करने के हवाले से कोई सूटेबल इजाद करने के लिए 12,000 फ्रैंक की रकम इनाम के तौर पर मुख्तस की थी। 1810 में निकोलस एपर्ट ने एयर टाइट ग्लास जार इन्वेंट करके ये इनामी रकम जीती थी। इस लिहाज से मॉडर्न कैन फूड की बुनियाद भी नेपोलियन के दौरे हुकूमत में रखी गई थी। नंबर 3, नेपोलियन ने जिन ममालिक को फतह किया था उनमें से इजिप्ट भी एक था और कुछ सोर्सेस के मुताबिक नेपोलियन ने 1798 में इजिप्ट में मौजूद स्फिंक्स के स्टैचू के चेहरे पर अपनी बंदूक से शूट किया था, जिसकी वजह से उस स्टैचू की नाक टूट गई थी। नेपोलियन के हवाले से यह कहानी बहुत फेमस हुई थी और कई मशहूर हिस्टोरियंस ने अपनी बुक्स में इस कहानी का रेफरेंस दिया है। लेकिन 1737 में एक आर्टिस्ट लुई नॉर्डन की बनाई हुई तस्वीर ये दिखाती है कि स्फिंक्स की नाक 1737 में भी डैमेज थी। यानी स्फिंक्स स्टैचू के मुतालिक इस दावे में कोई हकीकत नहीं कि उसकी नाक को नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय किया था। नंबर 2, नेपोलियन की मौत की वजह उसके डॉक्टर्स ने स्टमक कैंसर बताई थी। लेकिन 1961 में फ्रेंच और जर्मन साइंसदानों की एक टीम ने नेपोलियन की बालों की जांच के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि इन बालों में आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज्यादा मौजूद थी। लिहाजा उस टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि नेपोलियन की मौत जहर देने से हुई थी। 1961 में इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद नेपोलियन की मौत भी कंट्रोवर्शियल बन गई थी। नाजरीन, नेपोलियन बोनापार्ट की मौत की असल वजह क्या थी, ये बात आज तक एक राज है। नंबर 1, नेपोलियन अपने बाजू के साथ हमेशा जहर की गोली बांधकर रखता था। नाकिदीन के मुताबिक इस अमल का मकसद ये था कि अगर वो जंग के दौरान कभी गिरफ्तार हो जाए
तो अहम मुल्की राज दूसरी आदमी तक पहुंचने से कबल वो ये गोली खाकर सुसाइड कर सके। मशहूर हिस्टोरियन एंड्रयू रॉबर्ट्स अपनी किताब नेपोलियन अ लाइफ में लिखते हैं, नेपोलियन ऑलवेज केप्ट द पॉइजन पिल एज ही थॉट सरेंडर टू बी मोर ह्यूमिलिएटिंग देन डेथ। नेपोलियन अपने साथ हर वक्त जहर की गोली इसलिए रखता था क्योंकि वो हथियार डालने को मौत से बदतर समझता था।